तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आई फेज, प्रोफेज, आपको बताया डिफरेंट फेज पढ़ा रहे थे। सबसे बताए थे, सबसे पहली बात बताए थे कि आई फेज में सेल कैसी दिखेगी। जब सेल आई फेज में होगी तो सेल के अंदर क्या होगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, कई तरह के सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे। अंदर में क्या दिखेगा आपको, अंदर में न्यूक्लियस दिखेगा। न्यूक्लियस में क्या दिखेगी, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या दिखाई देगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर दिखाई देगा आपको न्यूक्लियोलस दिखाई देगा, ये रहा न्यूक्लियोलस। और क्या दिखाई देगा न्यूक्लियोलस के अलावा, आपको दिखाई देंगे क्रोमैटिन दिखाई देंगे, बहुत सारे क्रोमैटिन दिखाई देंगे, नेट लाइक स्ट्रक्चर। आपको ये सब कुछ डायग्राम याद आ रहा, किसका डायग्राम है ये, सेल का डायग्राम है। किस फेज में, आई फेज में। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या है, बहुत तरह के सेल ऑर्गेनल्स हैं। सेंट्रोसोम भी होगा यहाँ पर, सेंट्रोसोम भी बना देते हैं। ये रहा सेंट्रोसोम आपका, बहुत तरह के सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स जो बोलते हो आप। और क्या दिख रहा है आपको, ये कौन सी लेयर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। लास्ट क्लास में सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। ये क्या है, क्रोमैटिन है। ये क्या है आपका, न्यूक्लियोलस है। देख पा रहे हो, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको अगर दिखाई देंगे तो आप समझ जाना आप कौन से फेज में सेल को देख रहे हो। इस सेल का कौन सा फेज बनाए हुए हम, ये आई फेज है, सेल इंटर फेज में है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में सेल डिवीजन नहीं हो रहा है अभी, तब सेल ऐसी दिखाई देगी। क्लियर इतनी सी बात। जैसे ही सेल डिवीजन शुरू होगा क्या क्या घटना होने लगेंगी, सेल डिवीजन जैसे शुरू होगा, प्रोफेज, जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, सेल अगर प्रोफेज में आई तो सेल में कौन कौन से इवेंट्स होंगे देखते हैं यहाँ पर। सबसे बाहर में सेल मेम्ब्रेन, हाँ होगी। सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाएंगे, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो गए इसमें से। न्यूक्लियस के चारों तरफ की मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा, और सारे क्रोमैटिन क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने लगेंगे, तो क्रोमोसोम बनने लगे। देख पा रहे हो डायग्राम, क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, बिखरे हुए, चारों तरफ बिखरे हुए डिस्पर्स फॉर्म में क्रोमोसोम दिखाई देंगे। कोई कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, आपके क्रोमोसोम देख पा रहे हो, क्रोमोसोम है, कोई इधर बिखरा है, कोई उधर बिखरा हुआ है, डिस्पर्स फॉर्म में आपके क्रोमोसोम दिखाई देंगे। देख पा रहे हो, क्रोमैटिन क्या बन गए, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए। सेंट्रोसोम का क्या होगा, सेंट्रोसोम में जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर जाएंगे। एक सेंट्रियोल्स ऊपर की ओर चला जाएगा और दूसरा सेंट्रियोल्स नीचे की ओर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रियोल्स मूव कर जाएंगे। और इन सेंट्रियोल्स के चारों तरफ क्या बन जाएगी, इन सेंट्रियोल्स के चारों तरफ एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कौन सी रे है, एस्ट्रल रे बन गई, एस्ट्रल रे का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या नया नया चीज दिख रहा है आपको, ये जो है ये है सेंट्रियोल्स, और ये काली काली लाइनें क्या हैं, एस्ट्रल रे के नाम से जानते हैं, रे जैसी एस्ट्रल रे, एस्ट्रल रे दिखाई देंगी। सारे सेल ऑर्गेनल्स गायब हो चुके हैं, सारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, सेंट्रियोल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए और एस्ट्रल रे दिखाई देने लगी। अगर ऐसा डायग्राम दिखाई देगा तब समझ जाना कौन से फेज में आप देख रहे हो क्रोमोसोम को। ये रहा प्रोफेज में है, प्रोफेज में है भी सेल डिवीजन शुरू हो गया है, प्रोफेज है। मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा थोड़ा सा, और ये लॉन्गेस्ट फेज है, इसे प्रोफेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना तक हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। इसके आगे पढ़ते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, जैसे ही सेल मेटाफेज में जाएगी, अगला स्टेज है मेटाफेज, तो कौन कौन सी घटनाएं होंगी देखते हैं। पहली घटना, सब कुछ एज इट इज प्रोफेज जैसा ही रहेगा, मेटाबॉलिक रेट स्लो, सेल होगी, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियोलस नहीं होगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ठीक है, जैसा यहां पर था सब कुछ सेम टू सेम बना दो पहले दो, सब कुछ सेंट्रियोल्स है, ये यहां पर भी एक सेंट्रियोल्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में,
सेंट्रियोल्स के चारों तरफ क्या होंगी, एस्ट्रल रे होंगी, तो एस्ट्रल रे बना दिया हमने, ये रही एस्ट्रल रे, देख पा रहे हो, एस्ट्रल रे भी दिखाई दी आपको। अब आपको देखेंगे क्रोमोसोम यहाँ पर कैसे फॉर्म में थे, क्रोमोसोम थे लेकिन कैसे फॉर्म में थे, डिस्पर्स फॉर्म में थे, स्कैटर्ड फॉर्म में थे, कोई कहीं पड़ा हुआ था कोई कहीं पड़ा हुआ था। यहाँ पर सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे, इक्वेटर मतलब बीचों बीच में अरेंज हो जाएंगे, सारे क्रोमोसोम बीच में अरेंज हो गए आकर इक्वेटर में, एकदम सेंटर ढूंढ कर, जहां सेंटर होगा वहां पर सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे। देख पा रहे हो, सारे क्रोमोसोम अरेंज हो गए। ये रहे पांचों क्रोमोसोम जो ऐसे बिखरे हुए थे वो वहां पर अरेंज हो गए। क्यों अरेंज हो गए, क्योंकि हर क्रोमोसोम से क्या निकला, स्पिंडल फाइबर निकला यहां से, हर सेंट्रियोल से, और जाकर क्रोमोसोम से अटैच हो गया। क्रोमोसोम में कौन से भाग से, तो आपके क्रोमोसोम के आपके सेंट्रोमियर में अटैच होगा, बीच में अटैच होगा। सेंट्रोमियर में कहां पर, आपको पढ़ाए थे काइनेटोकोर नाम की प्रोटीन की लेयर होती, काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर वो जगह है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जहां से आकर ये कनेक्ट होंगे। और ये कौन से कनेक्ट हो गए, स्पिंडल फाइबर बोलेंगे। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर ही है, स्पिंडल फाइबर। अब देखो ये रहा एक क्रोमोसोम, इस एक क्रोमोसोम के पास कितने हाथ हैं, कितने क्रोमेटिड हैं, जल्दी से बताना। एक क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं, दो क्रोमेटिड, ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। एक लड़के के पास कितने हाथ हैं, दो हाथ हैं, एक इधर और एक इधर। वैसे ही एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड है, ठीक है। इस क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमेटिड जो है वो ऊपर से बंधा हुआ है। इस यह कहानी सुनाते हैं, ध्यान समझना, कहानी समझ गए तो समझ जाओगे। एक कमरा है, कमरे में एक कील वहां पे है, दीवार के उस तरफ है, दूसरी दीवार के इस तरफ दो कील लगी हुई है। कील समझते हो ना। एक लड़का है, लड़के के दो हाथ हैं, ये वाला हाथ लड़के का उस दीवार से बांध दिया गया। किसकी मदद से बांध दिया गया, रस्सी की मदद से बांध दिया गया। और लड़के का ये वाला हाथ इस वाली दीवार से बांध दिया गया और ऐसे लड़का को हैंग कर दिया गया। एक लड़का, उसका ये वाला हाथ उधर बंधा हुआ, ये वाला हाथ इधर बंधा हुआ, बीच में लड़का ऐसे फंसा हुआ है। बताओ, रस्सी वाली इधर खींच रही होगी, वाली इधर खींच रही होगी, लड़का कहाँ होगा, सेंटर में, बीचों बीच में होगा, ना उधर ना इधर। कोई ऐसा बंधा हुआ लड़का है, इमेजिन करो। वैसे ही हालत है इस क्रोमोसोम की। लड़का है क्रोमोसोम, उसके दो हाथ हैं, दो क्रोमेटिड हैं। ये वाला क्रोमेटिड इस वाली पोल से बंधा हुआ है और ये वाला क्रोमेटिड इस वाले पोल से बंधा हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर मतलब रस्सी, वो रस्सी जिसकी मदद से बंधा हुआ है। तो ये वाला डायग्राम अगर आपको याद आ रहा है कि एक लड़का दीवार से बंधा हुआ है, इसकी ये वाले हाथ में जो रस्सी है वो उस कील से गड़ी हुई है और इस हाथ की रस्सी उस कील से गड़ी हुई। कील का नाम यहाँ पर सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स हैं। इस सेंट्रियोल से ये वाला क्रोमेटिड जुड़ा हुआ है और इस सेंट्रियोल से ये वाला क्रोमेटिड जुड़ा हुआ है और रस्सी की मदद से बंधा हुआ है। और इस हालत में है क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में, यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, इंग्लिश में सुनेंगे, ईच क्रोमोसोम हैव टू क्रोमेटिड and each chromatid is joined with the, या each chromatid is bind with the one centrioles with the help of spindle fiber। हर एक क्रोमेटिड एक स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है और स्पिंडल फाइबर जाकर सेंट्रियोल से अटैच है। तो देख सकते हो देयर आर ऑल, इसकी सबसे खास बात क्या है, मेटाफेज की खास पहचान क्या है, मेटाफेज की पहचान ये है कि ऑल क्रोमोसोम आर अरेंज इन द इक्वेटर। सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज होंगे, बीचों बीच में होंगे। मेटाफेज की सबसे पहली पहचान है ऑल क्रोमोसोम्स आर अटैच इन द इक्वेटर। सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर होंगे, अरेंज इन द इक्वेटर, एक सीधी लाइन पे। और ईच क्रोमोसोम हैव टू क्रोमेटिड, हर क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड होगा। वन ऑफ दैट क्रोमेटिड इज अटैच विद द वन सेंट्रियोल्स एंड अनदर ऑफ क्रोमेटिड इज अटैच विद द अनदर सेंट्रियोल विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर की मदद से पहले एक क्रोमेटिड इधर जुड़ा होगा और एक क्रोमेटिड इधर जुड़ा हुआ होगा। और इसे कौन सा स्पिंडल फाइबर बोलेंगे, इसको स्पिंडल फाइबर के नाम से जानेंगे। स्पिंडल फाइबर दो तरह के देखने मिल सकते हैं। एक स्पिंडल फाइबर जो कहां से स्टार्ट होता है, सेंट्रियोल से स्टार्ट होता है, खत्म कहां होता है, क्रोमोसोम पर खत्म होता है। क्रोमोसोम के कौन से भाग पर, काइनेटोकोर पर। और कुछ ऐसे भी स्पिंडल फाइबर आपको देखने मिलेंगे जो इस कॉर्नर से स्टार्ट होते हैं और इस कॉर्नर में खत्म होते हैं।
देख सकते हो, यहां से स्टार्ट हुए और सीधे यहां खत्म हुए। इस तरह के स्पिंडल फाइबर को कौन सा स्पिंडल फाइबर बोलते हैं? ये भी स्पिंडल फाइबर है और ये भी स्पिंडल फाइबर है, दोनों ही स्पिंडल फाइबर ही है, लेकिन दोनों स्पिंडल फाइबर के नाम अलग अलग होंगे। वो क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर जो आपके सेंट्रियोल से शुरू होता है और क्रोमोसोम में खत्म हो जाता है, इसलिए इसको खत्म हो जाता है, कंटिन्यूअस नहीं, इसलिए डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर भी बोलते हैं। कौन सा? डिसकंटिन्यूअस है ये। और ये इस कॉर्नर से शुरू होता है और सीधे इस कॉर्नर में खत्म होता है, एक सेंट्रियोल्स को दूसरे सेंट्रियोल्स से कनेक्ट करता है, इसलिए इसे कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दो तरह के स्पिंडल फाइबर होते हैं। कौन सा कंटिन्यूअस है? आपका ये वाला जो किनारे में है, एक पोल से शुरू हुआ दूसरे पोल पे खत्म हुआ, इसे कंटिन्यूअस कहेंगे। और जो सेंट्रियोल से शुरू हुआ और क्रोमोसोम पे आकर खत्म हो गया, उसे कहेंगे डिसकंटिन्यूअस। रुक जा रहा बीच में। ये क्रोमोसोम को कनेक्ट करता है सेंट्रियोल से, इसलिए इसको क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर आपसे पूछे तो क्रोमोसोम पे खत्म हो जाएगा। और इसको बोलेंगे आपका, ये पोल से पोल कनेक्ट करता है, इसको कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, और दूसरा है आपका क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, इसको डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं। डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। तो डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं। और मेटाफेज में आपको दो तरह के स्पिंडल फाइबर देखने को मिलेंगे। अब कोई पूछे स्पिंडल फाइबर किस चीज का बना हुआ होता है? स्पिंडल फाइबर बना होता है एक प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से? ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन। आपको पढ़ा चुके हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में पहले भी कई बार। तो आपका याद रखिएगा, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन के बने होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन का नाम है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, तो ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन के बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह में पढ़ाए थे ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। कौन सा? स्पिंडल फाइबर किससे बनता है? एक प्रोटीन से बना हुआ है, धागे जैसा होता है, रस्सी जैसा होता है। और कौन से प्रोटीन से बना होता है? आपके ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से। कहां से कहां तक कनेक्ट करता है? सेंट्रियोल्स को कनेक्ट करता है क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट? क्रोमोसोम के काइनेटोकोर। काइनेटोकोर वो जगह है जहां से आकर जुड़ता है। और दूसरा ऑप्शन है कि एक पोल से शुरू हुआ दूसरे पोल पे खत्म हुआ, तो कंटिन्यूअस कहलाएगा, पोल से पोल तक। इसको पोल बोलते हैं, किनारे वाले भाग को पोल कहते हैं, बीच वाले भाग को इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर मतलब बीच का भाग और पोल मतलब किनारे किनारे के भाग। चल सकते हैं, इतना समझ में आया? अब आपको इस हालत में अगर क्रोमोसोम दिखाई देगा जिसमें सारे क्रोमोसोम मिड में होंगे, तो आप समझ जाना मेटाफेज में है। अब मेटाफेज तक आपको क्लियर हो गया कि आपका ये रहा, ये डायग्राम आई फेज का, ये प्रोफेज का। प्रोफेज की खास बात क्या थी कि बिखरे हुए क्रोमोसोम थे, और मेटाफेज में सारे अरेंज होंगे इक्वेटर में। ये आपको डिफरेंस है। मेटाफेज का डायग्राम तक आपको क्लियर हो गया। अब और आगे चलते हैं, एनाफेज। अब मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आएगा? एनाफेज का डायग्राम बनाते हैं। एनाफेज में क्या होगा, ध्यान समझना। ये हालत में तो कोई बंधा हुआ है लड़का, लड़के के दो हाथ, एक हाथ इस दीवार से बंधा हुआ, एक हाथ इस दीवार से बंधा हुआ। किसकी मदद से? रस्सी की मदद से बंधा हुआ है। धीरे धीरे रस्सी खींचना शुरू कर दे, वाली रस्सी छोटी होने लगी, लड़का इधर खींचना शुरू हो गया। ये रस्सी छोटी हुई, लड़का इधर खींचना शुरू हो गया। दोनों रस्सी एक साथ छोटी करेंगे, लड़का खींचना शुरू, पूरी बॉडी खींच रही है। और अगर रस्सी बहुत मजबूत होगी और खींचती रहेगी, खींचेगी, बीच से लड़का दो टुकड़ा हो जाएगा और दो भाग में बट जाएगा। पहले कितने लड़के थे? एक लड़का, उसमें कितने हाथ थे? दो हाथ थे। अब कितने लड़के हो जाएंगे? दो लड़के हो जाएंगे। और हर लड़के को कितना हाथ होगा? एक एक हाथ हो जाएगा। तो एक लड़का दो भाग में बीच से कटकर अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों खींच रहे थे। कौन दोनों खींच रहे थे? दोनों स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से इसको खींच रहे थे। यही हालत यहां पर होगा। एक क्रोमोसोम था, दो क्रोमेटिड थे, ये वाला क्रोमेटिड इधर की ओर खींचाएगा और ये वाला क्रोमेटिड ऊपर की ओर खींचेगा, और इससे खींचेगा तो इसके दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाएंगे। एक क्रोमेटिड ऊपर की ओर हो जाएगा, एक क्रोमेटिड नीचे की ओर हो जाएगा। अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर बदल जाएंगे। अमाउंट इतना ही रहेगा जितना है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर चेंज हो जाएंगे। आधे क्रोमोसोम ऊपर की ओर चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम नीचे हो जाएंगे। एक क्रोमोसोम के दो टुकड़े हो जाएंगे एनाफेज में। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। ये पहले बना लिए हो, मिटा दें यहां पे।
क्योंकि जगह नहीं है, बोर्ड छोटा है, तब हमको लौट कर वापस आना होगा इधर ही तरफ। तो हम यहाँ पर लेकर आते हैं, आपको एनाफेज का डायग्राम बनाकर दिखाते हैं इसको मिटाकर। अब एनाफेज आएगी तो क्या होगा, देखो मेटाफेज में था, अगर एनाफेज में जाएगा तो क्या घटना होगी, सेल वैसी की वैसी ही रहेगी जैसी थी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में आपका सेंट्रियोल्स होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। सेंट्रियोल्स कहाँ होंगे, दोनों कॉर्नर में होंगे। सेंट्रियोल्स के चारों तरफ क्या होगी, एस्ट्रल रे होगी, हाँ होगी, ये एस्ट्रल रे है, देख पा रहे हो। अब होगा क्या, पुलिंग मैकेनिज्म, पुलिंग पुशिंग मैकेनिज्म काम करेगी, दो मैकेनिज्म काम करेगी, एक पुलिंग और एक पुशिंग। देखना यहां पर पहले बनाकर दिखाते हैं डायग्राम को, पहले वही डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। वहां पे होगा क्या, देखोगे आप ध्यान से देखना, ये वाले जो स्पिंडल फाइबर है जो यहां से यहां तक है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर जिनको कहते हैं, ये छोटे होने लगेंगे। और ये छोटे होंगे तो ये वाला छोटा होगा तो इसको ऊपर की ओर खींचेगा, और ये वाला छोटा होगा तो नीचे की ओर खींचेगा। तो कौन सा प्रेशर लगेगा, पुलिंग बोलेंगे, तो खींचाव होगा, ये इसको इधर खींच रहा और ये इसको इधर खींच रहा, इंग्लिश में बोलते हैं पुलिंग काम करेगा, पुल कर रहे हैं। कौन सा प्रेशर लगा, पुलिंग प्रेशर। एक और तरह का स्पिंडल फाइबर आपके एनाफेज में बन जाता है, कहां पर बनता है वो स्पिंडल फाइबर, ध्यान से समझना। एनाफेज में, मेटाफेज में दो ही थे, एनाफेज में एक नया स्पिंडल फाइबर देखने मिलेगा, कहां पर मिलेगा, दो क्रोमैटिड के बीच में, यहां पर ये दो क्रोमैटिड के बीच में एक नया स्पिंडल फाइबर देखने मिलेगा यहां पर, और इस स्पिंडल फाइबर को बोलते हैं इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। तीसरे स्पिंडल फाइबर का नाम है इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर है तीसरा स्पिंडल फाइबर जो कहां बनता है, बिटवीन द टू क्रोमैटिड ऑफ वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड के बीच में बनता है। अब ध्यान समझना, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, और बीच में ये मान लेते हैं आपके दोनों क्रोमोसोम के बीच में ये रहा स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, इसको इधर धक्का मारेगा और इसको इधर की ओर धक्का मारेगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, समझना डायग्राम से। ये आपका एक क्रोमोसोम है, देख पा रहे हो, और इसके बीच में क्या है, ये छोटे छोटे स्पिंडल फाइबर है, इन दोनों क्रोमैटिड के बीच में ये रहे इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। अगर ये बड़े होंगे तो ये बड़े होंगे तो क्या होगा, इसको ऊपर को धक्का मारेंगे, इसको इधर नीचे को धक्का मारेंगे, पुश करेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर। इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर क्या होंगे, बड़े होने लगेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और इसकी वजह से कौन सा प्रेशर लगेगा, पुशिंग प्रेशर लगेगा। तो ध्यान से समझना यहाँ पे कौन कौन सी मैकेनिज्म काम करेगी। पहला चीज, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटे होने लगेंगे, और क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसके कारण क्या होगा, सो दैट इसकी वजह से कौन सा फोर्स जनरेट होगा, पुलिंग फोर्स इज जनरेटेड, पुलिंग फोर्स जनरेटेड, पुलिंग फोर्स जनरेट होगा। और पुलिंग फोर्स क्यों जनरेट हुआ आपसे कोई पूछे, तो आंसर होगा क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर छोटे होने लगेंगे, रस्सी छोटी होने लगी, इससे बंधा हुआ था लड़का, इधर खींचेगा और इसको इधर खींचेंगे तो पुलिंग फोर्स जनरेट होगा, पहला कारण। दूसरा चीज होगा, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर जो थे, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर दो क्रोमोसोम के बीच में जो थे, दो क्रोमैटिड के बीच में, सॉरी, दो क्रोमैटिड के बीच में जो थे इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर थे, उनमें क्या होगा, एक्सपेंड करने लगे, इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर एक्सपेंड करेंगे, बड़े होने लगेंगे, और इनके एक्सपेंड होने की वजह से कौन सा फोर्स जनरेट होगा, पुशिंग फोर्स जनरेटेड, पुशिंग फोर्स जनरेट होगा। याद रखना, कौन से स्पिंडल फाइबर की वजह से पुशिंग फोर्स जनरेट होता है, किससे पुलिंग फोर्स जनरेट होता है,
और इन दोनों से एक साथ बोले तो कौन सा फोर्स जनरेट होता है, इन दोनों मिलाकर क्या हो गया, तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, इन एनाफेज में क्या होता है, इन एनाफेज ड्यू टू पुलिंग पुशिंग मैकेनिज्म, इस पूरी मैकेनिज्म का नाम क्या होगा, पुलिंग पुशिंग मैकेनिज्म कहेंगे। ड्यू टू पुलिंग पुशिंग मैकेनिज्म एक क्रोमोसोम में क्या हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे, वन क्रोमोसोम स्प्लिट कर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, स्प्लिट, वन क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू टू क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का टुकड़ा होगा और दो क्रोमोसोम बन जाएंगे, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम जाएंगे, मतलब अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेगा बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। तो मतलब यहां पर क्या होगा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, कौन से फेज में, एनाफेज में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा बट अमाउंट विल बी सेम, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा, सेम होगा, अमाउंट तो सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। आपके शरीर में 46 क्रोमोसोम थे, डबल होगा, कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 46 का डबल कर लेना कितना होता है, या यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5 क्रोमोसोम थे यहाँ इस डायग्राम में, तो 5 क्रोमोसोम का कितना डबल हो जाएगा, 10 हो जाएंगे, 5 क्रोमोसोम ऊपर की ओर आ जाएंगे, 3 4 और ये 5, और 5 क्रोमोसोम नीचे की ओर आ जाएंगे, 2 3 4 और ये 5। और क्यों हुआ, पुलिंग पुशिंग मैकेनिज्म की वजह से हुआ। अगर ऐसा डायग्राम देखने मिले तो समझ जाना कि आपका ये कौन से फेज का डायग्राम है, एनाफेज का डायग्राम है। ये इधर से बंधे हुए क्रोमोसोम थे और इधर से बंधे हुए, ये इस तरह का डायग्राम अगर आपको देखने मिले तो समझ जाना कि ये एनाफेज है। एनाफेज में 30 एटीपी खर्च हो जाती है, कितनी एटीपी खर्च होती है, 30 एटीपी खर्च होती है पुलिंग पुशिंग मैकेनिज्म में, 30 एटीपी का खर्च होता है, याद रखिएगा 30 एटीपी खर्च होती है। और ये इस तरह एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम हो जाते हैं, हर क्रोमोसोम डबल हो जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है एनाफेज में। ये डायग्राम मेटाफेज का था और ये डायग्राम एनाफेज का डायग्राम है। इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो गए क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम डबल डबल हो गया। समझ में आया एनाफेज आपको?